अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब महमूनी बासिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे और आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा उसका आगाज़ हुआ होगा ख़ास तौर पर। और वीकेंड है आज, और वीकेंड की मुनासबत से भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी जो सेगमेंट्स हैं वो भी आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपका वीकेंड मज़ीद कह लें कि दोबाला हो जाए। तो सबसे पहले आज भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो एक खूबसूरत सी नसीहत से ही करूँगी, जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। और ये एक ऐसा मामला है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है, क्योंकि मुश्किल वक्त हर इंसान पे आता है, चाहे कोई अमीर है या फिर गरीब है। ये बिला तफरीक सबको अपनी लपेट में लेता है और हम सब इस किस्म के हालात में अपना जवाब देते हैं। दरअसल हमारा वो जवाब ही ये बताता है कि हम असल में क्या हैं, क्योंकि हर इंसान ना अपने मयार के मुताबिक ऐसे वक्त से निमटता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी कोई मुश्किल आती है या मुश्किल वक्त आता है तो सिर्फ हमारा कारोबार, नौकरी, माली हालत या किसी से ताल्लुक़ मसले में नहीं होता है, बल्कि बाज़ औक़ात हमारी इज़्ज़त नफ्स भी उस स्टेक पर होती है। और इज़्ज़त नफ्स एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जिसके बदले में चाहे कुछ भी इंसान को मिल रहा हो उसे वो नहीं लेना चाहिए। एक बार भी अगर उसे नुकसान पहुंच गया तो उसका वापस आना ना नामुमकिन सा लगता है। अब मुश्किल वक्त तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, और किसी भी किस्म की मुश्किल, मुसीबत, परेशानी आ सकती है, पर ये सब हमें आज़माने के लिए है। हालात हमेशा एक से नहीं रहते हैं, और आज परेशानी है तो जनाब कल को आसानी भी ज़रूर आएगी। अगर आज कोई दुख है तो कल सुख भी ज़रूर आएगा। तो इसमें खौफज़दा कभी भी नहीं होना है। असल चीज़ ये है कि हम ऐसे हालात में भी खड़े रहें, मुस्बत रहें, और मदद चाहिए हो तो मदद भी ज़रूर लें। इसमें कोई ऐब नहीं है कि हम किसी से मदद ले रहे हैं, लेकिन मदद का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि हम अपने उसूलों, अपने इज़्ज़त नफ्स को छोड़ दें। अब इज़्ज़त नफ्स हर हाल में आपने बचा के रखनी है। एक ऐसी चीज़ है जिसका सौदा नहीं किया जा सकता, और अगर कोई अपनी इज़्ज़त का ही सौदा कर लेगा ना तो वो अंदर से टूटना शुरू हो जाएगा। जब कोई इंसान अंदर से खोखला हो जाता है या टूटता है तो उसकी जो सालमियत है वो ख़तरे में पड़ जाती है। अब ऐसे शख्स के सारे मामलात ख़राब होते रहते हैं। सारी ज़िंदगी जो उसका नीचे वाला हाथ है ना वो सामने करके उसे गुजारनी पड़ती है, और ये चीज़ इंसान के रवैये का भी हिस्सा बन जाती है। इसकी आदत बन जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिससे वो कभी जान नहीं छुड़ा सकता। तो इससे ये वाज़ेह है कि कभी भी अपनी खुददारी से पीछे मत हटे, कभी भी अपनी नज़र में आपने नहीं करना है, क्योंकि इंसान की असल कदर उसकी अपनी नज़र में होती है। अगर वो ख़ुद को कमतर समझेगा ना तो दूसरे भी उसे कमतर ही समझेंगे। इसीलिए मुश्किल वक्त में सब्र और इस्तिकामत से गुजारा करना चाहिए। जो अपनी इज़्ज़त खुद करता है ना वो दूसरों की नज़र में भी मोहतरम रहता है, और ज़िंदगी ऐसे शख्स को ही इज़्ज़त से नवाजती है जो अपनी इज़्ज़त करना जानता है। तो सबसे पहले अपने आप को जानें, अपनी इज़्ज़त करें, अपनी ख़ुददारी को मज़बूत रखें, कुछ अपनी ज़िंदगी के केले के असूल व ज़वाबित बनाएं, मुनज़्ज़म तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, और ये सारी चीज़ें आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। मुश्किल वक्त आता है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में आपने किस तरह डटे रहना है, किस तरह मजबूती से उसका सामना करना है, ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। या तो आपने फ़र्स्ट रो में आके उसका सामना करना है, यहाँ पे आपने फेंस बेंचर बन के आपने पीछे बैठे रहना है और यही सोचते रहना है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता या बढ़ ही नहीं सकती, और मैं इस मुश्किल का मुकाबला कर ही नहीं सकती, और मैं अगर करूँगी भी तो मैं हार जाऊँगा या हार जाऊँगी। ये सोच से निकलना होगा
मुकाबला करना होगा, फेस करना होगा। जब आप फेस करते हैं, रिस्क लेते हैं ना, तभी आपको पता चलता है कि जनाब आप कितने पानी में हैं। तो पीछे बैठ के सिर्फ बातें नहीं करनी है, अपने आप को आजमाने की कोशिश भी किया करें, अपने आप को टफ़ से टफ़ सिचुएशन में डाला करें, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं और कहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप इस पर काम कर सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं। पंजाब में जो है अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीख़ मयार कायम करेंगे। रोटी और आटे के नर्ख में कमी के लिए सियासी और इंतज़ामी टीम की काविशें जो है वो काबिल तहसीन है और पहली मरतबा प्राइस कंट्रोल का बाकायदा निज़ाम और अलहदा महकमा कायम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उनका ये स्टांस था। उन्होंने कहा है कि जितने भी अवामी मसाइल हैं और अवामी ज़रूरियात हैं, ख़ास तौर पर जो अरकान कौमी असम्बली थे, उन्होंने अपने हलकों के मुतालिक उन्हें आगाह किया है। तो ये क्या सूरत हाल है, इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इमरान अकबर मौजूद हैं, चीफ़ रिपोर्टर हैं। उनसे जानते हैं कि इस मुलाकात में मज़ीद क्या क्या डिस्कशन की गई हैं। इमरान साहब बताइएगा क्या सूरत हाल थी और ख़ास तौर पर ये जो कमेटियाँ कहा गया है कि जनाब कमेटियाँ बनाई जाएंगी और एक अलग ही महकमा जो है वो बनाया जा रहा है और काम करेगा, तो इसकी ज़रूरत है? मुनीबा, असद बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बड़ा संजीदा मसला है और पिछले 73-74 साल से हम यही सुन रहे हैं कि आटा, चीनी और घी जो है वो आवाम की पहुंच से बाहर है। और इसी तरह अगर बात की जाए तमाम अशिया खुदनोश की, तो वो भी देखा गया है कि ग्राम फरोशी की नज़र हो जाती हैं। मगर मौजूदा सूरत हाल में जो है एक कमेटी बनाई गई जिसमें ग्राम फरोशी की रोकथाम के लिए हुकूमत संजीदा नजर आती है, मगर अवाम जो शहरी हैं वो रंजीदा हैं। और ये कितनी संजीदगी है कि शहरी जो है फिर भी ग्राम फरोशी की नज़र रोजाना की बुनियाद पर हो जाते हैं और जिस पर शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जो जिससे भी पूछें वो कोई भी चीज़ लेकर आए तो उसको महंगी मिलती है। तो ये तमाम जो मुकदमात हैं, तमाम जो ये दौरे हैं, तमाम जो ये प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से ये फोटो सेशंस हैं, ये तो होने अगर तो ये जेन्युइन हो रहे हैं और जेन्युइन होते हैं, मगर फिर भी शहरी जो हैं वो ग्राम फरोशी की नज़र होते हैं। मगर इस वक्त हुकूमत ये चाह रही है कि किसी भी सूरत में जो है वो आटे और रोटी और तमाम जो शय खुर्दनोश है उसकी कीमतों में कमी की जाए और इसको कीमतों के मुताबिक जो है वो फरोख्त करवाया जाए। मगर इस ऐसी सूरत हाल में चूँकि शहर लाहौर की आबादी जो है वो बढ़ चुकी है, हर गली मोहल्ले में छोटे तो बड़े इमरान साहब, ये जो प्राइस कंट्रोल का बाकायदा एक निज़ाम अलहदा महकमा कायम कर रहे हैं, तो ये काम कैसे करेगा? इनका मैकेनिज़्म क्या होगा? ये क्या अचानक से जाके छापे मारेंगे, दुकानों पे जाएंगे, विजिट करेंगे और वहाँ पे उनको जुर्माना किया जाएगा अगर उन्होंने SOPs का ख्याल नहीं रखा? या पहले हम देखते थे शहबाज दौरे हुकूमत में कि तब ये लोग जाते थे और जाके कुछ ख़रीदारी करते थे और अगर वो वाली कह ले के रेट लिस्ट के मुताबिकत नहीं होती थी वो, तो फिर उनको जुर्माना किया जाता था। तो इस दफ़ा क्या यही मैकेनिज्म अपनाया जाएगा या कुछ डिफरेंट लेकर आ रहे हैं ये लोग? नहीं मुनीबा, ये वैसे ही मैकेनिज्म है और वही रेट लिस्ट है जो एक रवायती रेट लिस्ट चल रही है और जिसमें अव्वल, दोम और सौम जो है वो फलों की कीमतों का बताया जाता है, जिसमें तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। और इस वाले से जो है हुकूमत की तरफ से 73 अफसरान को जो है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट का दर्जा दे दिया गया है, उनको तैनात किया गया है लाहौर शहर में, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर की दरखास्त पर महकमा दाखिला पंजाब नोटिफिकेशन जारी किया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट के 10 असिस्टेंट डायरेक्टर, लाइव स्टॉक के 10 डिप्टी डायरेक्टर्स को मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। 30 वेटनरी ऑफिसर्स और 5 असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर्स को भी तैनात किया गया। इसी तरह 18 जोनल अफसरान को स्पेशल मजिस्ट्रेट के इख्तियार दिए गए हैं। अब ये 73 जो अफसरान हैं ये काफ़ी तो नहीं है पूरे लाहौर के लिए, क्योंकि 274 यूनियन कौंसल और अब लाहौर शहर की आबादी भी बढ़ गई है। मगर मजिस्ट्रेट अगर इलाके में
जाए और वो एक ही में स्ट्रेट हो, और वो बहुत काफ़ी होता है, ताकि दुकानदारों को पता होता है कि ये फुटवर्क कर रहा है, गली मोहल्लों में भी आ जाता है, और दुकानदार जो होते हैं वो गुनाह फरोशी करने से थोड़ा सा जो है वो कम हो जाते हैं। मगर इसमें देखा गया है कि कोई फार्मूला चेंज नहीं किया गया, उसी तरह ही जो है वो एक मैकेनिज्म है, पहले वार्निंग दें, उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज करवा दें अगर वो ग्राम फरोशी कर रहा है। अब ग्राम फरोशी करने के बाद जो है अगर आप अच्छा, जुर्माना कर तो देते हैं मुझे तो ये वो बताइएगा इमरान साहब, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ये अक्सर हमें कहती हुई नज़र भी आती हैं, और उन्होंने कल भी ये कहा है कि पंजाब में जो है अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीखी मयार कायम करेंगे। तो ये वाला ख़ास तौर पर जो डिपार्टमेंट है या ये वाले जो लोग हैं, ये किन के अंडर आएंगे, इनको लीड कौन करेगा? क्या वज़ीर आला ख़ुद लीड करेंगे या उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दी हुई है, जिम्मेदारी किसी और को दी है कि वो लीड करेगा? देखिए, दो चीजें आप हैं, एक तो ज़राई इंतजामिया लाहौर जो है वो इसको लीड करेगी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर इसका जिम्मेदार है, और फर्स्ट रिपोर्टिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने करनी है। मगर अब चूंकि इस तमाम जो ये इस वक्त एक महकमा जो है वो बनाया गया है, और एक महकमे में जो है वो तमाम इस वक्त लोग जो हैं उनको शामिल किया गया है, और इसमें हर तरीके से जो है वो कोशिश कर रही है कि जो शहर लाहौर में जो है शहर नौश की ग्राम फरोशी काम हो, जिसमें प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है, जिसके अलग सेक्रेटरी और उसका जो कंट्रोल है उसको दे दिया गया है। इसके इनके जो मातहत जो होगा वो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो इस वक्त इनके मातहत होंगे डायरेक्टर जनरल कमोडिटीज, डायरेक्टर जनरल फूड, कैंट कमिश्नर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मार्केटिंग और डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इनके मतहत होगी, जो कि तमाम जो इस वक्त करता है उनको चेक करेगी, जिसमें प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पंजाब शुगर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत शुगर में को चेक करेगा। ठीक है जी, हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद थे, चीफ रिपोर्टर हैं लाहौर न्यूज़ के, और जिस तरह मैं महंगाई के हवाले से बात कर रही थी और आपको बता रही थी सब्जियों के रेट लिस्ट, और अभी उसी चीज़ को हमने कंक्लूड किया है कि किस तरह पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने एक अलग महकमा बनाया है, कायम करने जा रहे हैं, जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से काम करेगा कि ये जो गिरा फरोशी हो रही है और अज़ खुद कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसके ऊपर काम करेंगे। तो देखते हैं कि एक पूरा अलग महकमा बनाया जा रहा है, तो क्या अब इसके बाद महंगाई कम होती है या नहीं होती है? जनाब, अब कुछ खाने पीने के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर लेते हैं, और आज हमने बात करनी है कि जनाब कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं और इनका इस्तेमाल हमने किस तरह करना है, क्योंकि हमें ये बताया जाता है, जो एक्सपर्ट्स मेहमान हमारे साथ आते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जनाब आपने एक मुतवाज़न डाइट लेनी है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फ़ैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होनी चाहिए, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन अक्सर औकात आप भी देखते होंगे, आपने भी विटनेस किया होगा इर्द गिर्द के, अगर आपने ख़ुद भी अगर डाइट करनी है तो सबसे पहले कहा जाता है जनाब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना ये निकाल दें। अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। अब उनमें गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और बैड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना कह लें कि बड़ा मुश्किल होता है, जिसमें लोग कह लें कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हमने उसके ऊपर बात करनी है कि कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको इनटेक जिनका किया जा सकता है, जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ाएंगे, और ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हमें नहीं खाना चाहिए। तो इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुनैरा हुसैन मौजूद है स्टूडियोज़ में, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। जुनैरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिस तरह मैंने बात की है कि हमारी मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए, जिसमें सारे एलिमेंट्स ये होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स काम क्या करते हैं अगर देखा जाए आम लफ्ज़ में, क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर?
अच्छा मुनीबा, कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, मेजर सोर्स है हमारी बॉडी के लिए और हमारे सेल्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे ब्रेन को बहुत ज़रूरी है, ब्रेन के लिए, ब्रेन फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका बिला वजह या बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हमें नुकसान भी दे सकते हैं, इसलिए हमने हमेशा इनको बैलेंस्ड वे में रखना है। ठीक है, मतलब ये है कि ये जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। यस, बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की बात करें तो टाइप है इसकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा। और आजकल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स भी चल रहे हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास रोटी, चावल, फल, दूध डालेंगे सब कुछ आ जाता है, और कॉम्प्लेक्स में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कि गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, प्रोसेस्ड, तो उसमें हमारे पास ये सारी बेकरी आइटम्स आ जाती हैं और जितना भी फास्ट फूड और जंक फूड है ये आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को लेना है, क्योंकि हमारा 70 to 80% डाइट का सोर्स ही रोटी चावल होते हैं, आपको पता है, हम बार बार वही खा रहे होते हैं, हम छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल। तो इसके लिए फिर हम यही रिकमेंड करते हैं कि एक बैलेंस्ड वे में, और जितने भी वाइट या प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे मैदा होता है या उससे रिफाइन की गई या प्रोसेस की गई बेकरी आइटम्स होती है, तो उनको अवॉइड करें। और ब्राउन राइस या ब्राउन ब्रेड या ये जो जिसको हम कहते हैं ना चोकर, बेसिकली उसको आप इंट्रोड्यूस करें अपनी डाइट में। वाइट आटा और वाइट जितने भी हमारे मैदा वगैरह है उसको आप अवॉइड करें। अब जैसे आपने कहा कि प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, उसमें बेकरी आइटम्स या ये सारी चीज़ें, फास्ट फूड आ जाता है, तो क्यों मतलब ये मना किया जाता है, ये बैड कार्बोहाइड्रेट्स में जाते हैं? वैसे इसमें क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं खाना चाहिए? फैट ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा होता है, क्या होता है इसके अंदर? अगर हम बेकरी आइटम्स की या जंक फूड की बात करें तो देखें, एक तो ये एक प्रोसेस से गुजर होता है जिसमें इसके जो जितने भी हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ रिफाइन हो रही होती है या प्रोसेस हो रही होती है, तो इट मीन्स कि उसकी ओरिजिनल जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो तो गई, वो आपको किसी रिफाइंड फॉर्म में मिल रहा है, जिसका आपको बॉडी को इतना अच्छा बेनिफिट नहीं है। वो सिर्फ जगह जगह आपकी बॉडी पे फैट ही एक्युमुलेट करेगा और आपके ग्लूकोज लेवल को ही ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो ख़ास प्रोसेस से गुजर होते हैं। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स ऐड किए जा रहे होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जा रहे होते हैं, या फिर गंदा घी या ऑयल यूज़ किया जा रहा होता है। अच्छा, तो जो घर में बहुत से मतलब हम लोग भी कह लें कि गंदम का आटा यूज़ नहीं करते हैं, बहुत से लोग वाइट आटा यूज़ मिक्स करके लेते हैं या मिक्स करके ले रहे होते हैं, तो ये जो वाइट आटा है ये भी कार्बोहाइड्रेट में ही आता है और ये इसको नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, या तो आप मिक्स करके लें या आप सिंपल होल व्हीट की तरफ चले जाएँ। अच्छा, बेहतरी तो यही रिकमेंड करते हैं हम। लेकिन नॉर्मल एक हेल्दी, अगर आप और मैं, हमारी बॉडी को इतना अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन लेट्स से अगर हमारे घर पे कोई पेशेंट है, जैसे कि डायबिटिक है या कोई हार्ट पेशेंट है, तो उनको ज़्यादा अफेक्ट करेंगी ये चीज़ें, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी, तो जाहिर सी बात है फिर बॉडी में चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। नहीं तो घर में चावल भी तो वाइट ही बन रहे होते हैं, फिर उसका क्या हाल? अच्छा, ब्राउन राइस की तरफ चले जाएं, ब्राउन राइस का टेस्ट नहीं आता है। पता है क्या होता है, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए पोर्शन कंट्रोल डाइट हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, जिसमें आप रोटी चावल ले सकते हैं, लेकिन एक ख़ास अमाउंट में। अगर हम गलती पता है कहाँ करते हैं, जब हमें बार बार भूख लगती है हम बार बार रोटी चावल की तरफ ही जाते हैं। फिर हम पेशेंट को या किसी भी क्लाइंट को ये कहते हैं कि आप एक स्नैक ऑप्शन रख लें जिसमें आप फ्रूट्स ऐड कर लें, वेजिटेबल्स ऐड कर लें, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें, लेकिन बार बार रोटी चावल की तरफ ना जाए। रोटी चावल आप दिन में एक टाइम दोपहर के खाने में आप रोटी या चावल को ऐड ऑन कर लें, और इसके साथ ही साथ आपके प्लेट के पोर्शन में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और जहाँ पे राइस और रोटी की बात आती है तो वो बहुत कम उसका पोर्शन होना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड हेल्दी प्लेट इसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप ले सकते हैं, खा सकते हैं आप, लेकिन एक हेल्दी वे में। एक हेल्दी वे में। अच्छा, अब घर में हमारे किचन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि गुड कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं? अच्छा, किचन में अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारी सब्जियां, इसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं। फिर कुछ फ्रूट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स को आपने अवॉइड करना है। फिर शुगर भी एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही है, तो शुगर को भी आपने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है। आप ब्राउन शुगर या शक्कर की तरफ चले जाएँ, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा आटा हमारे घर पे जो है तो वो हम
डाइटरी मॉडिफिकेशन में कहते हैं कि आप मिक्स आटा या चोकर मिला आटा वो यूज़ करें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम घर से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही बात एक बैलेंस्ड वे में, जैसे आपने स्टार्ट में बोला ना कि हर चीज़ एक बैलेंस्ड वे में लेके चले, तो अगर हम बैलेंस वे में लेके चलेंगे तो हमें कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन कहीं पे भी किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अच्छा, जैसे अब आपने कहा कि कुछ सब्जियां भी हैं जो हमारे लिए गुड कार्बोहाइड्रेट्स का काम करती हैं। अब जैसे बच्चों की अगर बात कर ली जाए तो बचपन में आपको पता है कि आदतें डेवलप होती हैं, फिर बड़े होते होते वो पुख्ता हो जाती हैं और फिर हम उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, अपने डाइटरी पैटर्न्स को भी। अब जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो ज़्यादातर नहीं कुछ खा पाते हैं, लंच में भी वो कहते हैं हमें या तो आप फ्राइज़ बना दें या कुछ और बना दें। तो ये जो आलू के फ्राइज़ होते हैं ये अच्छे हैं, ये गुड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं या बैड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं? अगर मैं रिकमेंड करूँगी, चीज़ अच्छी है, कोई इसका नुकसान नहीं है, लेकिन आप बना कैसे रहे हैं, आप ऑयल को बार बार रीफ्राई ना करें, ठीक है। अच्छा। और हेल्दी ऑलिव ऑयल में कर लें या आप मस्टर्ड ऑयल को यूज़ कर लें, लेकिन जो जिस तरह हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं, कैनोला ऑयल है या फिर दूसरे ऑयल्स होते हैं, कॉर्न ऑयल है, इसको आप अवॉइड करें, लेकिन बार बार आपने फ्राई नहीं करना। नहीं तो कैनोला ऑयल और कॉर्न ऑयल तो कहते हैं बड़ा अच्छा है, सनफ्लावर भी अच्छा जितने है। भी आपके वेजिटेबल ऑयल है ना, ये सारा हार्ट जो आपके डिजीज़ है ना उसका बाइस है। अच्छा। अब तो ये डॉक्टर्स ने भी, अब तो नई रिसर्चेस भी आ गई क्योंकि ये रिकमेंड करना शुरू कर दी कि जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल हैं उनको आपने अवॉइड करना है। आप ऑलिव ऑयल, देसी घी, मक्खन, अब तो हम देसी चीज़ों की तरफ आ गए क्योंकि पिछले ज़माने में डॉक्टर्स ने ये चीज़ें बंद कर दी, देसी घी, मक्खन नहीं चीजें बंद कर दी थी और इस साइड पे आ गए थे। अब डॉक्टर्स ही कहते हैं ऑर्गेनिक पे दोबारा आ जाए, वाली चीजें बंद कर। बिल्कुल, क्योंकि हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में या ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रेट इतना बढ़ गया और उसका खास जो डायग्नोज है वो यही है कि हमारा घी ऑयल ही नहीं अच्छा। नहीं तो फिर बच्चों को फ्राइज देनी चाहिए। दे सकते हैं आप, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, एक हेल्दी ऑयल में फ्राई करके, या फिर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप उसको डीप फ्राई ना करें, एयर फ्रायर कर लें जिसमें कम ऑयल यूज़ हो, आप दे सकते हैं। लेकिन बच्चों की, किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होता ना घर में, लेकिन बच्चों की प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है कि जब उनका वीनिंग पीरियड चल रहा होता है ना, तो आप कोशिश करें उनको ना वेजिटेबल्स की तरफ लेके जाएं। अच्छा। ताकि उनका साथ ही साथ टेस्ट डेवलप हो, तो कल को वो जाके आपको शुगरी फूड्स और इन चीज़ों की तरफ जिद नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे कि अब हम सब कुछ ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम उनको वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, लेट से मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप वीनिंग पीरियड में चाइल्ड है तो आप उसको कोई शुगरी फूड इंट्रोड्यूस कराने के बजाय ब्रोकली इंट्रोड्यूस करवाएं। ब्रोकली? यस। अच्छा। टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम बच्चों की हैबिट्स डेवलप करेंगे वैसे वैसे वो सॉन चलती रहेंगी। तो यह है कि बच्चे फिर हर तरह का फ्रूट एंड वेजिटेबल ले सकते हैं, वो बार बार जिद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मिल्क में भी हम गलती करते हैं, चीनी डाल के दे देते हैं। हाँ। मिल्क में तो ऑलरेडी लैक्टोज प्रेजेंट है जो कि इज अ सोर्स ऑफ शुगर, बॉडी में जाके वो भी शुगर में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे की वीनिंग पीरियड में ही कर रहे होते हैं कि बच्चे फिर बड़े होकर जिद करते हैं कि हमें तो चीनी वाली या फिर शुगरी चीनी, हाँ, वो फिर वो उस जो टेबल फूड होता है हमारा उसकी तरफ आते ही नहीं है। तो आपने यहीं से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है ताकि बच्चे जिद ही ना करें आपको चिप्स की तरफ या प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ। तो बिल्कुल भी अगर इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, वो चाहे बैड कार्बोहाइड्रेट्स हो या फिर गुड कार्बोहाइड्रेट्स हो, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं लोग कर देते हैं डाइट कर रहे होते हैं जब वो। हाँ, तो अगर बिल्कुल इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते तो किस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है? रिस्ट्रिक्ट सम केसेस में कर रहे होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर डिजीज़ बेस्ड अगर हम डाइट की बात करें तो उसमें हम वाकई ही कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा। लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में हम दे रहे होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, ठीक है। लेट से अगर एपिलेप्सी के पेशेंट है तो उनमें रिकमेंड किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल निकाल देंगे, लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट कर दें। तो उसमें ये होता है कि प्रोटीन पोर्शन उनका अच्छा होता है, फैट्स हेल्दी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, लेकिन वेजिटेबल से भी किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे होते हैं, वो बिल्कुल बंद नहीं होते। ठीक है, क्योंकि हमारी ब्रेन फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं देने होते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट भी बॉडी में जाके फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सारी शुगर की टाइप्स होती हैं। तो इसीलिए जब हम फ्रूट के साथ भी चीनी लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट उसके होते हैं। एक ओरिजिनल फ्रूट्स है, अगर हम वही मीठा, ऑलरेडी वो मीठा है और उसके साथ हम शुगर भी ऐड कर रहे हैं, तो देखेंगे वो किस कदर पे हमारी बॉडी में और हमारे ब्लड में जाके जो है वो इंक्रीज करेगा ग्लूकोज लेवल। ये तो उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ना जुनैरा, जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई मसला है। अब जैसे आजकल डाइट का बहुत रुझान है ना, ख़वातीन भी डाइट कर रही है कि जनाब 1 महीने में हमारा इतना वजन कम हो जाए, तो वो लो कार्ब डाइट पर आ जाती है।
तो अगर ये लो कार्ब डाइट हम ले रहे हैं तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं? अगर बिल्कुल ही हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, मतलब हमें कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ अपने डाइट वेट को मद्देनजर रखते हुए लो कार्ब डाइट ले रहे हैं, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? अच्छा, हर्ज नहीं है कोई लो कार्ब डाइट पे जाने का, लेकिन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें वीकनेस, बहुत क्रेविंग स्टार्ट हो जाती हैं, शुगर क्रेविंग्स, क्योंकि ज़ाहिर हमने एकदम रोटी चावल बंद कर दिए और उससे हमें फिर बार बार जो है वो भूख का लगना, लो एनर्जी फील होना, थका थका सा फील होना, क्योंकि हमारी डाइट का एक मेजर सोर्स ही ब्रेड, रोटी, चावल होते हैं। तो जब हम उनको छोड़ देते हैं तो ये कुछ टाइम के, लेकिन फॉर टाइम बिंग ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है लो कार्ब डाइट पे, फिर आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको हम 3 माह के लिए रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, तो 3 माह के बाद उनका दिल ही नहीं करता रोटी चावल लेने का। तो ये होता है कि आपकी हैबिट्स कैसे डेवलप हो रही होती हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस कैसे हो रही होती हैं, ये सारा आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अच्छा, चलिए, एक तो आपने बता दिया कि गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, हमारे फ्रूट्स आ जाते हैं, और आपने ब्राउन ब्रेड और इन चीज़ों पे जाना है, ठीक है। लेकिन अगर स्नैकिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो स्नैकिंग में हम गुड कार्बोहाइड्रेट्स क्या ले सकते हैं? अच्छा, स्नैकिंग फ्रूट और वेजिटेबल के अलावा, ठीक है। स्नैक्स की ऑप्शन में आप जो है जैसे वीटेबल बिस्किट्स आते हैं, अच्छा, वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अब तो प्रोटीन बार्स आ गई हैं, वो आप ले सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा नट्स बहुत अच्छा सोर्स है आपके एज अ स्नैक। अगर आपने हेल्दी स्नैक्स को इंट्रोड्यूस करना है तो नट्स अपनी डाइट में ऐड कर लें। 5 से 6 बादाम लिए, अखरोट लिए, 2 से 3 खजूरें ली, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं हेल्दी और एक बड़ा अच्छा मील होता है स्नैक के लिए आप कैरी। और जैसे ऑफिस में ये जैसे आप लोग आते हैं सुबह, तो आप भी अपने बैग में बड़ा इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। मैं सुबह नाश्ते में वो खा के आती हूं। और अंडे भी आपने नहीं छोड़ने नाश्ते में। मैं बार बार ये कहती हूँ कि वो भी मैं सुबह खा के आती हूं। अर्ली मॉर्निंग आपने 2 अंडे लिए हो ना, तो आपका मेरे हाल में पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है। तो अपनी प्रोटीन डाइट में अपनी प्रोटीन को अच्छा कर लें और हेल्दी फैट्स को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। तो आप देखिए कैसे एक्टिव फील करते हैं। तो आपकी जो है ना डाइट जो है ना वो बेहतर हो जाएगी और आपको विजिबल रिजल्ट्स भी आएंगे जब आप अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो हमारे साथ जुनैरा मौजूद थी। जुनैरा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और गुड कार्बोहाइड्रेट्स और बैड कार्ब्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन से हमें खाने चाहिए डेली रूटीन में और कौन से नहीं खाने चाहिए हैं। तो अभी हमने आगे बढ़ना है, कुछ किताबों के हवाले से बात करनी है, और आज जिस किताब का तारुफ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब कराने जा रहे हैं ना, वो मेरी पसंदीदा किताब है। मुझे याद है कि जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था ना, तो आई थिंक सो कि मतलब 3-4 दिनों में मैंने इसको ख़त्म कर दिया था, बिकॉज़ इतना आपका वो फ्लो बन जाता है और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना कि आप रह ही नहीं सकते हैं। आपको समझ नहीं आती कि हम कहाँ छोड़े इसको और कहाँ से दोबारा से पढ़ना शुरू करें। तो मैं बात कर रही हूँ पीरे कामिल के हवाले से। बहुत ज़्यादा फेमस नावल है ये और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात भी करते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा ना तो वो ज़रूर पढ़े आज के इस रिव्यू के बाद। और आपको पता है कि इसके ऊपर ड्रामा भी बन चुका है। तो आज का रिव्यू जो है ना वो देने वाले हैं प्रोफेसर अहमद हमाद साहब, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब। मुनीबा, आज जो हम किताब डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों की पसंदीदा है, और चूंकि ये बहुत पसंदीदा है तो इसलिए इस पे बात करना भी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि बहुत सारे लोग शायद इससे इत्तेफाक ना करें मेरी बात से, और बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हों। तो मैं बजाय इसके कि मज़ीद सस्पेंस बरकरार रखूँ, इस किताब की तरफ आता हूँ डायरेक्टली, और वो है उमैरा अहमद का मशहूर ज़माना नावल पीरे कामिल। पीरे कामिल लाखों की तादाद में अब तक शाया हो चुका है और लोग इसको पढ़ते हैं, लोग इसको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। इसका जो हीरो है सालार और इसकी जो हीरोइन है इमामा, ये इतने पॉपुलर हुए कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम इन नामों पे रखने शुरू कर दिए। तो ये क्या है नावल? सादा सी बात है कि कुरान हकीम में एक आयत है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें। मैं जो सारा नावल पढ़ने के बाद जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो ये नतीजा है कि इसमें अगरचे वो एक्सटेसी से हेल तक का एक फ़िलासफ़ी, अपने जो अगर फ़लसफ़ा इसको कह सकें, अब चलें हम ये कह सकते हैं कि उसूल बयान किया है उसने। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इस नावल की बुनियाद है, वो जो इसने बयान की है कि एक्सटेसी है, पेन है, हेल है, वॉइड है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बुनियाद इस नावल की ये वाली फ़िलासफ़ी नहीं है, बल्कि इस नावल की बुनियाद ये है कि जो नेक लोग हैं, नेक मर्द हैं, उनके लिए नेक औरतें।
अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा इसकी कहानी पे देखें तो सालार एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा है, हाई आईक्यू लेवल है उसका 150। ये याद आता है कि जैसे वो एक फ़िल्म थी ना, कोई मिल गया, जिसमें जादू का एक कैरेक्टर था, तो बड़े हाई आईक्यू होती है उसकी, उस आईक्यू का आदमी था ये। नौजवान लड़का था और पोनी करता था और बिगड़ा हुआ था और अपने कमरे में जिस तरह की वो पेंटिंग्स वगैरह रखता था वगैरह वगैरह, तो हर लिहाज से एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा था। जबकि ऑन द अदर हैंड जो हीरोइन है वो एक गैर मुस्लिम थी और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है चुपके से, और इस्लाम की रोशनी जो है उसके दिल पे इतनी ज़्यादा असरअंदाज होती है कि उसकी केमिस्ट्री, शख्सियत की केमिस्ट्री तब्दील हो जाती है। अब हादसाती तौर पे या ड्रामाई तौर पे इन दोनों की पहली मुलाकात होती है इमामा की और सालार की। सालार साहब कई दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं, और इसलिए नहीं कि वो ज़िंदगी से मायूस हैं, बल्कि इसलिए कि वो ये सोचना चाहते हैं, वो ये फ़ील करना चाहते हैं कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके एहसासात क्या होते हैं। बस ये महसूस करने के लिए ख़ुदकुशी की अजीबोगरीब कोशिशें करता है, कभी नहर के नीचे लटक जाता है वगैरह वगैरह, कभी मोटरसाइकिल को छोड़ देता है और गिरता है जाके। तो इसी तरह की एक कोशिश में ये ज़ख्मी हो जाता है या वो मौत के करीब पहुंच जाता है। तो ये चूँकि इमामा मेडिसिन पढ़ रही है, तो ये आती है और इसको एड्रेस करती है, इसका इलाज करती है। तो उस दौरान में ये इसको महसूस होता है कि शायद ये बड़े गलत करैक्टर का लड़का है, तो इसको एक चमाट मारती है, थप्पड़ मारती है करारा। ये पहली उनकी मुलाकात है और ये इंतहाई ड्रामाई है। इससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये नावल आगे बढ़ता है और हालात ऐसे आ जाते हैं कि इमामा को एक लड़का पसंद है जो लाहौर में रहता है। सेट इस नावल को किया गया इस्लामाबाद में। इस जगह पे आते हैं तो वो लड़का इनकार कर देता है और इसको कागज़ी शादी करनी पड़ जाती है सालार के साथ, जो कि बुरा आदमी है। ख़ुद ये बहुत पाकबाज है और इसने ख़ुद रिसर्च करने के बाद इस्लाम कबूल किया होता है। तो किसी भी कीमत पे हीरो इसको पसंद नहीं आता, लेकिन शादी कर लेती है इससे, क्योंकि मजबूरी है और यही होता है कि रुखसती नहीं होगी, बस एक कागज़ी कार्रवाई। तो बहरहाल नावल आगे बढ़ता चला जाता है और उसके बाद ये तलाक मांगती है, तो ये सालार साहब तलाक नहीं देते और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सालार इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। लेकिन लड़की के दिल में यही है कि ये एक नेगेटिव आदमी है, इसे हर कीमत पर नफ़रत करनी है और ये इंसानियत के लिए भी धब्बा है वगैरह वगैरह। नावल मज़ीद आगे बढ़ता है तो अब हमें इंतज़ार होता है कि इमामा जो है वो अचानक जब एक दिन गायब हो जाती है और सालार पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, दोबारा कब मुलाकात होगी। तो उमेरा बीबी ने जो जहानत का, चाबुक दस्ती का या अपने क्राफ्ट्समैनशिप का जो इजहार किया है वो ये है कि हमें पूरे नावल में एंगेज रखा है कि कहाँ पे जाके दोबारा इनकी मुलाकात होगी और किस अंदाज से मुलाकात होगी। उसमें बहुत सारी ऊंच नीच भी आती है, लेकिन दिलचस्प बात जो बताने की है वो ये कि तकरीबन 8 साल 8.5 ईयर 8.5 साल तवील इनका एक बीच में जुदाई है, पहली मुलाकात से आखिरी मुलाकात तक, और उसके बाद 6 माह जो मज़ीद गुजरते हैं तो 9वें साल 9th ईयर इनकी शादी हो जाती है, बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में। जिस तरह पहली मुलाकात हुई होती है उसी तरह की, इसको पता नहीं होता कि इमामा के साथ ही उसकी शादी हो गई है। तो 9 साल बाद अब मेरा इसमें एक ये है कि शायद उमेरा ने दानिस्ता किया हो, लेकिन 8 जो फिगर है आप ये देखें कि जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रहे होते हैं तो 8 वाहिद फिगर है। जिस जगह से आप लिखना शुरू करते हैं कलम वहीं पे आके ख़त्म करता है। तो जिस तरीके से ये लोग मिले थे ड्रामाई अंदाज में, उसी तरह ड्रामाई अंदाज में बिछड़ने के बाद दोबारा मिलते हैं। तो इसलिए ये 8 का फिगर साल। 9 के बाद कोई आगे डिजिट नहीं है, 10 जो है वो 1 और 0 का मजमुआ है। तो 9 जब कंप्लीट हो जाते हैं तो इनकी शादी हो जाती है और नावल भी मुकम्मल हो जाता है। तो पीरे कामिल फिर क्या है? पीरे कामिल ये है कि इसको पीरे कामिल की तलाश हो जाती है। जब सालार को मोहब्बत होती है इमामा से तो वो किसी पीरे कामिल की तलाश में सरगर्दान रहता है। इसको एक शाह साहब मिलते हैं और वो समझता है कि यही शाह साहब जो हैं ये पीरे कामिल हैं। ये शाह साहब इत्तफाक से वही हैं जिनके यहाँ इमामा इस्लाम कबूल करने के बाद रहती है और अपना नाम आमना रख लेती है। बहरहाल शाह साहब को ये पीरे कामिल समझता है, तो शाह साहब ये कहते हैं कि नहीं, पीरे कामिल मैं नहीं हूँ, पीरे कामिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। तो इस तरीके से इस नावल को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो सीरत की तरफ राग़िब होते हैं। इस नावल की कामयाबी के पीछे भी राज यही है कि ये कुरान और सुन्नत के करीब करीब इसको ले आते हैं। मेरी इस पर एक राय ये है कि ये जिन दिनों में लिखा गया, ग़ालिबन 2004 की बात है, उन दिनों पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज देने के लिए
एक वो था, कोशिश की जा रही थी कि इस्लाम का जो वो सूफियाना चेहरा है ना, वो इंक्लूसिविटी जो है इंसान की, या पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है इस्लाम की, वो इसको सामने लाया जाए। तो उसी कोशिश में लिटरेचर लिखा गया, इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं यहाँ पे। तो ये नावल भी उसी तरह का है। मैं आपको एक मिसाल इसकी देता हूँ कि एक जो हीरोइन है वो गैर मुस्लिम है, वो इस्लाम कबूल कर लेती है, और जो इनको बुज़ुर्ग मिलते हैं उनका अकीदा जो है वो हमारे एक फ़िरके के साथ, जो सालार है उसका अकीदा दूसरे फ़िरके के साथ, इसमें जो दीगर लोग मिलते हैं उनका अकीदा नात गो हैं, नात ख़ां हैं, उनका अकीदा तीसरे फ़िरके के साथ। तो तमाम फ़िरकों के लोगों को इकट्ठा कर दिया, पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं इस नावल में। तो ये एक खूबसूरती भी है। और ये दरअसल अगर मैं ये कहूँ, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े लिखारी के सामने एक एजेंडा भी होता है। हो सकता है ये उसका पर्सनल एजेंडा हो, ये उसका तख्लीक का एजेंडा हो। अब सब लोगों के सामने एजेंडा था, अल्लामा इकबाल के सामने इस्लाम का रिवाइवल उनका मसला था। अल्लामा इकबाल का वही चाहते थे कि इस्लाम रिवाइव हो, वो इस्लाम को ज़िंदा कुव्वत समझते थे, और वो समझते थे कि जब दोबारा इस्लाम गालिब आएगा तो इंसान सहूलत से जी सकेगा। तो इसी तरह इनका भी हो सकता है ये हो कि ये चाहती हूँ कि इस्लाम का वो जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाला चेहरा है उसको मुतारफ़ करवाया जाए। और ज़िमनी तौर पर ज़ाहिर है फिर ये बाकी मामलात भी ना जो चले। तो पीर कामिल ने हमारे नौजवानों को इतना मुतासर किया कि नौजवान इसका नाम ले लेके झूमते हैं और ख़ुश होते हैं। और मैं भी ये समझता हूँ कि उमैरा बीबी ने अपनी जो स्टोरी टेलिंग की जो सलाहियत है, जो खुदा दाद है, उसका बेहतरीन इजहार किया। बड़े खूबसूरत सीन्स आते हैं, स्क्रीन प्ले अगर आप इसको ढालना चाहें, वैसे तो प्ले वगैरह बन चुके हैं, इसको ढालना चाहें, इसको एक फ़िल्म के तौर पर। और जनाब प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीर कामिल के हवाले से हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आपका। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कुछ बात कर लेते हैं तालीम के हवाले से। महकमा एजुकेशन की तरफ से कुछ एडवाइज़रीज़ जारी की जाती हैं, और ख़ास तौर पर जो आजकल का माहौल चल रहा है स्मॉग के रिलेटेड, उसके हवाले से कुछ एडवाइज़रीज़ जारी की गई हैं। ख़ास तौर पर आपको पता है कि औकात कार भी चेंज हो गए हैं स्कूल के जनाब अब आपने अर्ली मॉर्निंग बच्चों को नहीं बुलाना है, अब 8:45 बजे के करीब अब स्कूल की टाइमिंग हो चुकी है, और इसके हवाले से मज़ीद भी एडवाइज़री है। दूसरा एक और मसला है जो कि हमारे सामने आ चुका है कि वज़ीर तालीम और जो असातिज़ा है ना जनाब, वो आमने सामने हैं। अब वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का यूनियन लीडर्स को मुकालमे का चैलेंज दिया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि TNA टेस्ट है ये असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, और जो अनासर असातिज़ा को गुमराह कर रहे हैं ना, उनका जो मुकदमा है वो मैं अवाम में लेकर जाऊंगा। अब TNA टेस्ट है क्या, इसके ऊपर क्यों रेजिस्टेंस पेश की जा रही है टीचर्स की तरफ से, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, उनका शॉट है, पहले वो सुन लेते हैं। फील्ड में निकल रहा हूँ, कम्युनिटी को साथ मिलाऊंगा, पेरेंट्स को साथ मिलाऊंगा, गांव की आम आवाम को साथ मिलाऊंगा जिनके बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं बनने दे रहे, और उन्हें इन सब की प्रोफाइलिंग मेरे से पूछें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं इन सब को जो यूनियन लीडर्स हैं इन्हें मुकालमे की दावत देता हूँ। अवाम की अदालत के दरमियान मेरे साथ बैठे, अपने स्कूलों की प्रोफाइलिंग परफॉर्मेंस बताएं, मैं फिर अवाम को बताऊंगा कि आप 25 साल से क्या कर रहे हैं, किस किस स्कूल में रहे, क्या आपकी परफॉर्मेंस थी, क्यों वो स्कूल इंप्रूव नहीं हुए, और कितने कितने करोड़ों की सैलरीज आपने सवाम के टैक्स के पैसे से ली हैं, और आप इन्हें गुमराह भी करते हैं। मत सोचें कि आप सिकंदर को डरा लेंगे, मत सोचें कि पंजाब गवर्नमेंट आपसे डर जाएगी। ये टीचर्स मेरे मोहतरम है, मेरे मोहसिन है, ये मेरा बाजू है, और टीचिंग कम्युनिटी से भी मेरा वादा है, आपने देखा है मुझे, मैं लीडर्स भी हैं। अगर आपके मुतालबात जायज़ हैं, आए मेरे साथ आके बैठे, बताएं अवाम को स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहे, बताएं अवाम को इनकी किताबें फ्री हैं, बताएं अवाम को इनकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, बताएं ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है। क्यों अवाम को गुमराह करना चाहते हैं, और अगर आप गुमराह कर रहे हैं तो मैं आपका मुकाबला करूंगा सर। यही अवाम, याद रखें यूनियन लीडर्स, जब मैं इस अवाम को बताऊंगा कि आज 4 करोड़ रुपए ये सैलरी ले चुका है, ये तालीम फिर नहीं दे रहा, आपके लिए घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, अवाम आपके खिलाफ उठ के खड़ी हो जाएगी।
और के स्कूल का रिजल्ट भी अवाम को बताऊंगा इस बंदे ने 5 करोड़ रुपए अभी तक सैलरी ले ली है और इसके स्कूल में 9वीं क्लास में 40% बच्चे फेल हैं, 70% फेल हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बताऊंगा अवाम को कि कंप्यूटर लैब्स बनी हुई है, वहां पे कंप्यूटर लैब्स के अंदर 3-3 महीने हो गए आप बच्चों को कंप्यूटर सिखाने नहीं लेके गए। क्या कसूर है उन वालिदैन का जो बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में भेजते हैं? उन वालिदैन को भी कि इस निजाम के अंदर जो गलत लोग हैं वो बार कैफ अपनी फिक्र कर लें। वो 10% हैं, 5% हैं, 15% हैं। उन्हें इस निजाम के अंदर आपने आपको सीधा करना होगा और अगर सीधा नहीं करना होगा तो मैंने आपको मैसेज दे के बता दिए। और जनाब वज़ीर तालीम की तरफ से खुलेआम ये ऐलान किया गया है कि जो लोग भी ख़ास तौर पर आवाम के साथ, आवाम के टैक्स के पैसों के साथ और आवाम के बच्चों के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं कि उनको तालीम नहीं दी जा रही है जो कि वो डिज़र्व करते हैं, उनको मैं आवाम के सामने लेकर आऊँगा, उन्हें मैं बेनकाब करूँगा। तो ये सारी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो टेस्ट का बोला गया है इसके ऊपर क्यों रेजिस्टेंस पेश की जा रही है, ऐसा क्या है इस टेस्ट के अंदर और मज़ीद क्या सूरत हाल है उस पर बात करनी है। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। आतिफ़, आपने भी सुना है ये सॉर्ट वज़ीर तालीम का बड़े कह लें कि अब वो एक्टिव और अग्रेसिव उनका ये सॉर्ट सामने आया। उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी इसमें मुलव्वस है मैं सबको बेनकाब करूँगा और सामने लेकर आऊँगा। देखिए इस वक्त जो असातिज़ा के रहनुमा जो हैं मुख्तलिफ यूनियंस हैं उनके दरमियान और वज़ीर तालीम के दरमियान जो एक सर जंग का सिलसिला जारी है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं जिसको लेकर 2 माह से असातिज़ा जो है वो सड़कों पर है, मरहलावार एहतजाज किए जा रहे हैं। अच्छा। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में, प्रेस क्लब्स के बाहर, महकमा स्कूल एजुकेशन के बाहर और मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं जिनके ऊपर असातिज़ा को महकमा स्कूल एजुकेशन से इख्तलाफ है, जिस पर एहतजाज की बुनियाद बनाकर बहुत सारे असातिज़ा को मुअत्तल किया गया, कुछ को नौकरियों से भी फारिग कर दिया किया गया है। तो ये सारे मामलात को लेकर अब महकमा स्कूल एजुकेशन और वज़ीर तालीम और असातिज़ा जो हैं आमने सामने नज़र आ रहे हैं और जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं जिनके पर बात की जाए जिस पर असातिज़ा को इख्तलाफ है, सर फहरिस्त तो जो टीचर नीड असेसमेंट जो टेस्ट का कहा गया है, इसके जो महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक कि 3.5 लाख या 3.25 लाख जो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं इनका टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा। तो ये तमाम के तमाम सारे फॉल करते हैं, तमाम फीमेल सारे, बिल्कुल वो कौन सी भी कैटेगरी से हो, ग्रेड 14 से लेकर ग्रेड 20 तक तमाम असातिज़ा के टेस्ट लिए जाने हैं। और इस टेस्ट से ये बात जो अभी तक जुड़ी हुई है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर हो सकता है कि फिर असातिज़ा के मुस्तकबिल का फैसला हो। अच्छा। तो असातिज़ा को खदशा है कि अगर वो टेस्टों में फेल होते हैं तो उनको सज़ाएं दी जा सकती हैं, हो सकता है नौकरियों से फारिग किया जा सकता है। तो ये खदशात जो हैं लेकर असातिज़ा महकमा स्कूल एजुकेशन और वज़ीर तालीम को कह रहे हैं कि TNA टेस्ट हमने नहीं देना, इसके बाइकआउट का जो है वो ऐलान किया गया। और अब टीचर रहनुमा जो है वो भी जो है वो फेस टू फेस हैं अब वज़ीर तालीम के साथ और दीगर मुतालबात में जो है वो 13,000 के करीब जो प्राइमरी स्कूल हैं इनको आउटसोर्स करने का सिलसिला शुरू किया गया था। तो उससे भी बहुत सारे टीचर जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, नाला हैं और डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ये ठीक है, चलिए इनके मजीद क्या टीचर यूनियन के जो मुतालिबात हैं या खदशात है उस पर बात कर लेते हैं। राना लियाकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ग्रैंड टीचर अलायंस के रहनुमा है, उनसे उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। राना साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जो TNA टेस्ट लेकर आया जा रहा है, असेसमेंट टेस्ट है, क्या खदशात हैं इसमें? अगर दे भी दें असातिज़ा तो क्या प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी पॉलिसी या इस्लाहात अगर डिपार्टमेंट ने करनी है तो हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि जिनके जरिए आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है आप कम अज़ कम उनके साथ बैठ के तय कर लें कि हमने ये कोई पॉलिसी या इस्लाहात करनी है तो आपका इसमें इनपुट क्या है। अब देखें, हम पिछले 2 माह से स्कूलों की आउटसोर्सिंग पर और हमारे 13,000 SSCs AUs हैं जो पिछले 10 साल से बेचारे रेगुलर होने हैं और मिनिस्टर साहब पिछले 8 माह से यही वादा कर रहे हैं कि जी मैं इनको अगले माह कर रहा हूँ, अगले माह कर रहा हूँ, अगले माह कर रहा हूँ। लेकिन ये पॉजिटिव स्टेप उठाने की बजाय असातिज़ा में इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं महकमा तालीम में कि जिस तरह असातिज़ा जो है ना परेशान हो गए कि शायद ये हमें नौकरियों की तरफ से निकालने जा रहे हैं। अब इसी टेस्ट की बात ले लें कि हमारे ऐसे असातिज़ा जो 20-20, 25-25 साल पहले भर्ती हुए हैं, अब उन बेचारों को इंग्लिश पर इतना अबूर नहीं है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग करवानी है
है तो उसके लिए पहले उनको तैयार करें। फिर ये ऑनलाइन टेस्ट पहली मर्तबा ये ले रहे हैं, हमने इससे पहले कभी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए। हमारा मौक़िफ़ ये था कि चलें जी, राना लियाकत साहब हमसे बात कर रहे थे और ग्रैंड टीचर अलायंस के रहनुमा हैं और वो अपना मौक़िफ़ उन्होंने हमारे सामने रखा है। अच्छा, मुझे ये आतिफ बताएं कि वज़ीर तालीम ये टेस्ट लेकर क्यों आए? पहले तो नहीं था ऐसा टेस्ट, अभी क्यों लेके आया है? क्या ऐसा उन्हें इस सारे सिनेरियो में, सारे प्रोसेस में नज़र आया जो उन्हें लगा कि अब ये टेस्ट होना चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए साथिज़ा की, फिर आगे फर्दर चीज़ होगी? देखिए, जो अभी तक इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही तो नहीं दी गई, लेकिन जो वज़ीर तालीम के बयानात हैं और जो चीज़ें कुछ सामने आई हैं उसके मुताबिक तो ये कह रहे हैं कि जो महकमा स्कूल एजुकेशन टीचर्स की ट्रेनिंग करता है कायद अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट से, तो हर साल बड़ी तादाद में टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उस ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट कितना होता है कि वो टीचर्स जो हैं जो ट्रेनिंग से कितना सीख रहे हैं और उस ट्रेनिंग के बाद उस स्कूलों में जाकर कितना डिलीवर कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो कितने टीचर्स जो हैं वो अभी तक ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। अब मुकम्मल तौर पर जो है ये तमाम टीचर जो 1.25 लाख के करीब हैं इनका टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट की बुनियाद पर असातिज़ा की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। फिर उनका कहना है कि जो टीचर जिनको ट्रेनिंग की मज़ीद ज़रूरत होगी उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। लेकिन जो कम्युनिटी में इस वक्त अफवाहें हैं या ख़दशात हैं वो यही हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग के बाद जो टेस्ट लिए जा रहे हैं TNA, इसके बाद हो सकता है कि टीचर्स को सजाएं दी जाए, नौकरी से फारिग किया जाए। तो ये महकमा स्कूल एजुकेशन वज़ीर तालीम को जो है वो मुकम्मल तौर पर टीचर कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहिए और उनको आगाह करना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ बैठकर आमने सामने बैठकर जो भी कह लें कि मामलात हैं उनको तय कर लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नई नौकरी पे फारिग करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक टेस्ट ही है, तो आप उन्हें बता दें टीचर्स को, उनकी जितनी जो भी कन्फ्यूजन है उसको हल कर दें। अच्छा, दूसरा ये भी आया कि जो आउटसोर्स करने वाले स्कूल हैं उनको नवाजा जा रहा है। ये देखें कि जो ये भी एक हमारे सामने पहले वज़ीर जो थे वज़ीर आला शहबाज शरीफ 2008-10 में उन्होंने 4300 स्कूलों को जो है वो आउटसोर्स किया था। तो उनके जो फ़ी बच्चा था उसको एवरेज कोई 600 से 700 रुपये मिलता था। लेकिन अब जो 5800 स्कूल आउटसोर्स किए गए हैं, इनके स्कूलों की इंतज़ामिया को एक बच्चे के अगेंस्ट 1200 मिलता है। फिर इसके साथ साथ नई चीज़ सामने आई है कि इनको मैनेजमेंट अलाउंस जो है वो अलग से मिलेगा, तो 360 रुपये फ़ी बच्चा वो उनको और मिलेगा। तो जो NGOs हैं, ये जो गैर सरकारी तंजीमें हैं जो स्कूल जिन्होंने हासिल किए हैं, इनको 1560 रुपये फ़ी बच्चा जो है वो दिए जाएंगे। तो इनके ऊपर नवाज़िश जो है वो सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ इन स्कूलों में जो इब्तदाई तालीम के कमरे हैं वो भी महकमा स्कूल एजुकेशन ही बना कर देगा। तो जो पहले से PEF के साथ मुंसलिक पार्टनर्स हैं या दूसरे स्कूल जिन्होंने पहले हासिल किए थे वो अब मुतालबात बढ़ा मतलब एक तरफ जो है हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं वो इस तरह सफ़र कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आउटसोर्स किए गए स्कूल हैं उनको नवाजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट बैलेंस्ड होना चाहिए तमाम तर मामलात को। हमारे साथ आतिफ परवेज़ मौजूद है। आतिफ, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। जनाब, अब कुछ एक्सरसाइज के हवाले से बात कर ले, और हम सभी चाहते हैं कि जनाब हम खूबसूरत नज़र आएँ, हमारा वेट मैनेज रहे और हमारी बॉडी अच्छे तरीके से बने। हम लोग जिम भी ज्वाइन करते हैं लेकिन एब्सेंट माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आप कहेंगे जी जिम जा रहे हैं तो एब्सेंट माइंड का क्या ताल्लुक़ है उसके साथ? बहुत ताल्लुक़ है भाई। अगर आप एब्सेंट माइंड हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है इन विच सेंस कि आप साथ साथ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस जो है वो एक्सरसाइज के ऊपर नहीं है, आप साथ साथ टिकटॉक देख रहे हैं या गाने सुन रहे हैं या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपके जो नताइज हैं ना जो आप चाहते हैं वो कभी भी आपको हासिल नहीं हो सकते हैं। तो आप फिर चाहे जितनी मर्ज़ी कह लें कि एक्सरसाइज कर लें, जितनी मर्ज़ी हार्ड एक्सरसाइज कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप मेंटली भी एक्टिव और फोकस नहीं रहेंगे। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। तो उनसे जानते हैं कि जो सोशल मीडिया के यूज़ साथ साथ हो रहा होता है एक्सरसाइज के दौरान, वो किस तरह हमें कह लें कि वो हमारी सेहत के लिए और ख़ास तौर पर मेंटल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, ये जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इसका कोई फ़ायदा है या सिर्फ नुकसान ही है?
अच्छा बहुत डेंजरस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। देखिए एक रिसर्च के मुताबिक ए सेट जब हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो एक सेट से दूसरे सेट का जो दुरानिया है वो मैक्सिमम 1 मिनट का होता है। हाँ जी, और मिनिमम जो है 30 सेकंड का होता है। अगर आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करनी है तो फिर 30 सेकंड का होता है। होता ये है अमूमन के कॉमन प्रैक्टिस देखी गई है कि स्टूडेंट्स जो आते हैं वो मोबाइल को हाथ में पकड़ते ऐसा ही हैं है। और उसके ऊपर टिकटॉक, इंस्टा, सोशल मीडिया मतलब को उन्होंने इस्तेमाल एयरपोर्ट्स लगाए हुए होते हैं, हैंड्स फ्री लगाई भी होती हैं और साथ साथ चीजें कर रहे एग्जैक्टली होते हैं। अच्छा ये सबसे बड़ी कॉज आज जिम में इंजरी की ये बन गई हुई है। अच्छा। कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। ओके। जो आप कर रहे होते हैं आपको तवज्जो ख़त्म हो जाती है कि आप क्या कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग के दौरान आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। अच्छा। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, बात नहीं कर सकते किसी से। जब आप बात भी करते हैं तो डेफिनेट आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हुई है ना। हाँ। अच्छा उस दौरानिए में आपकी बॉडी वार्म अप हुई हुई है। अब आपने 2 से 3 मिनट अगर आपने सोशल मीडिया को दे दिए तो आपकी बॉडी वार्म अप तो ना रही फिर, ठीक है। और इससे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबको ये पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है या जो स्क्रीन टाइम है, हाँ ज़्यादा जी, स्क्रीन ये टाइम ज़्यादा होता है। हमारी मेमोरी को डैमेज करता है, आईसाइट को वीक करता है। जिम जाने वालों के लिए मैं एक बड़ी आपको अहम बात बता दूं कि अगर आपका बॉडी वेट कम नहीं हो रहा जी। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। हाँ। इसका मतलब ये भी है कि आपका बॉडी वेट ना कम होने की कि आपका एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, जी। वो जब हाई होता है बॉडी में तो उस वजह से भी आपका वेट नीचे नहीं जाता। अच्छा। और कॉर्टिसोल हाई होने से आपकी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ होती है, जो आपका बीपी डिस्टर्ब होता है, अगर खुदा न खास्ता डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ आपकी डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह यही है। और आपको पता है स्क्रीन टाइम जिन लोगों का ज़्यादा है, सोशल मीडिया जिन लोगों का इस्तेमाल ज़्यादा है, हाँ। उनका कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है। हाई रहता अच्छा। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके ड्यूरिंग आप टिकटॉक बहुत से लोग देख रहे होते हैं, बहुत से लोग वैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि नीचे ट्रेडमिल चल रही है और ऊपर वो जी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो जितनी मर्जी हार्ड एक्सरसाइज कर लें। देखिए ट्रेनिंग जो है ना उसको इबादत समझ के करें, ना कि इंजॉयमेंट समझ के। अच्छा। ड्यूरिंग इंजॉयमेंट तो आप बहुत कुछ करते हैं, बातें भी करते हैं, हंसते खेलते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग जो है ना वो कंसंट्रेशन मांगती है। ट्रेनिंग एक इबादत है, इसको जितनी तवज्जो आप ट्रेनिंग में रखेंगे, जब तक आपके मसल एंड माइंड की कनेक्शन नहीं बनेगा आपका मसल कभी भी डेवलप नहीं होगा। ओके। जब तक मसल एंड माइंड की गेम है ट्रेनिंग, सिंपल सही। ये है। तो जब आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे या मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका मसल एंड माइंड की गेम कभी भी नहीं बन सकती। आप अब यहाँ पे हाफिज़ साहब ये लोग कहते हैं कि अगर हम फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं तो क्योंकि हमें आदत हो गई हुई है, फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा टाइम नहीं गुजरता या फिर हम अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम बोर हो जाते हैं। इसलिए हम टाइम को मैनेज करने के हवाले से, टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के हवाले से एक्सरसाइज के साथ फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा देखिए फ़ोन यूज़ अगर आप सॉन्ग सुनने के लिए कर रहे हैं फिर तो समझ आती है। सही। क्योंकि सॉन्ग तो आपने कानों से सुनना है, हाँ। आंखों से तो नहीं सुनना ठीक आपने। है। तो फ़ोन आप सॉन्ग लगा के साइड पे रख देते हैं तो आप ट्रेनिंग को भी इंजॉय करते हैं, जी। ये मैं मानता हूँ, ये जी। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग गूगल के गुलाम हैं, जो लोग यूट्यूब को देख के ट्रेनिंग करते हैं, हाँ। वो भी ठीक है, क्योंकि उनकी तवज्जो जो है अगर उन्होंने एक सेट देखा है 30 सेकंड का और उसके बाद वो उसकी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स वो भी फाइन, ठीक है, वो भी ओके, ठीक है। ओके। लेकिन इसके बाद ये 2-2, 3-3 मिनट की जो रील चलती है ना, हाँ। ये इंतहाई डेंजरस है आपके लिए। ठीक है। देखिए जब रील को हम देख के सेट करेंगे तो हमारा सेट का दुरानिया है 30 सेकंड का। हाँ। तो एक रील या हम कोई भी सोशल मीडिया की जब हम देखते हैं 1 से 2 मिनट जब हम जाते हैं तो हमारा फोकस आउट हो जाता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जी, जब रिलैक्सिंग बिल्कुल। मोड में बॉडी जाती है तो उस वक्त इंजरी का चांस बढ़ जाता है। ठीक। और अमूमन आपने एक चीज़ देखी होगी कि जिम में लोग ट्रेडमिल में बहुत ज़्यादा जब दौड़ रहे होते हैं तो अचानक से 2 दिन पहले मैं देख रहा था एक लड़की जिम में ट्रेनिंग कर रही है, ट्रेडमिल के ऊपर भाग रही है, तो उसने स्पीड अपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे जब गई है तो स्पीड उसकी मतलब उसको पता नहीं चला, उसका मोबाइल उसके हाथ में था तो स्पीड उसने अच्छा। इतनी तेज़ की है ट्रेडमिल की, वो सॉफ्ट सा टच होता है, वो टच से वो 6 पे चली गई, इसने अपनी तरफ से 3, 4 पे की। ओके। तो उसके बाद फिर उसका फोकस आउट हुआ, हल्का सा चक्कर आया, लड़की ट्रेडमिल के ऊपर गिरी है Oh my और गिरने के God। बाद उसके बाद ये तो
साथ वाली एक लेडी ट्रेनिंग कर रही थी, उन्होंने उसकी ट्रेडमिल को इमरजेंसी बटन दबा दिया, बंद कर दिया, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज हम वर्ल्ड में देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी के ऊपर जो लोग जिम्स में इंजरी होती है जिन लोगों को, उसकी वजह फ़ोन होती है। फ़ोन यूज़ है। यहाँ पर बहुत से लोग कॉल्स पे भी बात कर रहे होते हैं कि चलिए हमारा टाइम है तो हम कॉल पे बात कर लेंगे, कॉल मिला ली और ट्रेनिंग करते रहे। अच्छा, बाद में ट्रेनिंग का भी फ़र्क नहीं पड़ा और कॉल का तो पता नहीं क्या होना, लेकिन ट्रेनिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में कहते हैं हम जिम गए थे, फीस दी है, फीस आया हो गई है, फ़र्क तो पड़ता कोई नहीं, तो जिम जाके हमने करना क्या है। यार जिम के प्रोटोकॉल्स हैं, आप उसको तो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, जिम के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। इसके बावजूद देखें, अगर आपकी बॉडी नहीं बनती तो फिर आप कह सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसके सारे लवाजमात पूरे नहीं करते, प्रोटोकॉल्स, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। और ऐसे ही दोस्त अहबाब भी मिलकर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वो खवातीन हो या फिर मर्द हजरात हो, तो कहते हैं साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे, साथ साथ हम गॉसिपिंग करेंगे, बातें शातें करेंगे। खवातीन तो खास तौर पर ना किटी पार्टी के लिए जिम में आती हैं, सारी ट्रेडमिल्स के ऊपर खड़ी होती हैं और सारी बातें कर रही होती हैं और प्लान ये कर रही होती हैं, अच्छा आज क्या खाना है, तुमने क्या पकाया है। यानी यार कम ऑन यार, ये जिम की टॉक नहीं है। मतलब जितनी तलाकें, जितने रिश्ते सारे जिम में ही होने हैं। मतलब कोई अच्छी टॉक, कोई अच्छी कर लें, कोई फिटनेस की बात कर लें, नहीं तो ये खवातीन तो बहुत सो स्पेशल है हमारे लिए। इनका तो छोड़ ही देना हम। तो जो बॉयज़ हैं, नहीं तो बॉयज़ भी तो करते होंगे बातें, गॉसिपिंग करते होंगे। अच्छा, आपको पता है बॉयज़ की गॉसिपिंग जो है ना, वो फिर भी ट्रेनिंग के लिए इसलिए बेस्ट होती है कि वो ट्रेनिंग के दौरान डिस्कस कर रहे होते हैं तुम्हारे कितने सेट हुए, वो कहता मेरे 3 हो गया, मेरे 4 हो गया, फिर रेपिटेशन कितनी हुई है, वो कहता मेरी 12 हो गई, वो कहता मेरी 14 हो गई। तो ये बात समझ आती है कि ये भी आप अपनी कंसंट्रेशन जो है उसको बनाए रखने की एक अदा है कि आप पूछ रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे से फिर मोटिवेटेड रहते हैं कि इसने इतने ज्यादा सेट कर लिए, मैंने इससे ज्यादा कर लिया। ओके, अच्छा दूसरा हाफिज साहब, अगर कोई परेशान है, ये मर्द या औरत दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशान है, तो उसको उस हालत में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी उस हालत में आपको करनी चाहिए ताकि जो आपका एग्रेशन है, जो आपका गुस्सा है, वो थ्रू एक्सरसाइज आपका निकल जाए। देखिए, जब आप परेशान होते हैं, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है, आपका कॉर्टिसोल हाई हुआ होता है उस वक्त, तो उस वक्त आप चूँकि किसी भी एक चीज़ को लेकर, उसकी टेंशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है ये आपका साथ कभी भी नहीं देगा। जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप मेंटली रिलैक्स हैं तो जिम जाएं। अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं हैं, किसी चीज़ में मुब्तला हैं, तो पहले उसको ख़त्म करें, फिर जिम जाएं। क्योंकि आप अपनी परेशानी में खुदा न खास्ता कोई इंजरी ना करवा बैठे जिम के अंदर। अच्छा, मतलब आप वेट उठा रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तवज्जो आपकी किसी टेंशन में चल रही है, तो वेट आपके हाथ से गिर जाएगा। ओके, लेकिन हमारे यहाँ पे तो यही लोगों का माइंडसेट है कि जिन्हें अगर कोई बात नहीं, अगर मूड लो है या कोई परेशानी है ना, तो अपनी परेशानी ख़त्म करने के लिए जिम चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो। अच्छा, जिम चले जाएं पर एक्सरसाइज ना करें। अगर परेशानी खत्म करनी है तो फिर थोड़ी सी जाके गपशप करें, थोड़ी एंजॉयमेंट करें, एक्सरसाइज ना लेकिन वेट को हाथ ना लगाएं। अच्छा, वेट को टच ना करें। वेट जब तक आप पीस ऑफ माइंड में नहीं है, जब तक आप रिलैक्सिंग मोड में नहीं है, तो आप प्लीज वेट को टच ना करें। लेकिन उसके दौरान कोई हल्की फुल्की जंपिंग जैक्स यहाँ पर कोई वार्म अप करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं? आप कार्डियो कर सकते हैं। वेट को लिफ्ट मत करें, जो आपकी इंजरी का बाइस बनता है। तो कार्डियो अगर आप हल्का फुल्का करते हैं, लाइक आप लेप्टिकल कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ये एक इंजॉयमेंट है। साइकिलिंग रिलैक्सिंग माइंड के लिए बहुत अच्छी है। आप ट्रेडमिल कर लें, लेकिन बहुत हाई स्पीड पे नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो बहुत लो स्पीड पे आप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट है। ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका कोई ना कोई स्ट्रेस लेवल है या परेशानी है, तो आपको वेट लिफ्ट नहीं करना है। आप बाकी हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है, साइकिलिंग, ट्रेडमिल या जंपिंग जैक्स, अपने आप को वार्म अप करने के लिए वो कर सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर यू। हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल या फ़ोन का यूजेज अगर आपका ज़्यादा है तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं, कि आपको रिज़ल्ट वो मिलते हैं जो आप चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। उस दिन से हम लगता है ऐसा, खुदा की कसम तुम मेरे हो, तुम
है बरसात होती नहीं, उनके कोई बात होती नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। शायर जो होता तो तेरे लिए लिखता गजल में कोई प्यार की, होता मुसव्विर तो अपने लिए सूरत बनाता रुखे यार की। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं। पर क्या करूं कि मुसव्विर नहीं, है बदनसीबी के शायर नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरे हो। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और अलीशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ही खूबसूरत गज़ल गाई है अलीशा आपने, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। और साथ ही साथ तबला नवाज़ सलमान याकूब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से तबला बजाया। तो अलीशा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और कब से गा रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया यहाँ पे मधु किया। और गाने की बात यह है कि बचपन से शौक़ था। अच्छा। और घर में भी म्यूज़िक सुनने वाले सारे थे, वाले साहब वालदा सब म्यूज़िक के शौकीन थे, तो बस वहीं से शौक़ पड़ा। फिर तकरीबन मुझे 15 गाते थे? मेरे वाले साहब गाते थे। अच्छा, वाले साहब गाते थे। वाले साहब गाते थे, वैसे वो फौजी थे। अच्छा। क्या लेकिन गाने का भी उनको शौक़ था। वाह वाह वाह। बहरहाल वो फिर इसी तरह मुझे शौक़ पड़ा, बहुत देर बाद मुझे शौक़ पड़ा। अच्छा। जल्दी शौक़ नहीं पड़ा, लेकिन देर पर आए दुरुस्त आए। अच्छा। तो 14-15 साल हो गए मुझे गाते हुए। ओके, तो आपने उन्हीं से फिर सीखा है या बाकायदा तौर पे किसी से सीखा है आपने? मेरे बाकायदा उस्ताद हैं, उस्ताद सुलेमान अमानत साहब। अच्छा। मैंने उनसे बाकायदा सीखना शुरू किया था फिर। अच्छा, सही है। तो आप गज़ल ज़्यादा पसंद करते हैं जॉनरा? मेरा जॉनरा गज़ल का है। वैसे तो बेसिक तो क्लासिकल ही हम सीखते हैं। हाँ, क्योंकि जो भी म्यूजिक है बुनियाद है ना, क्लासिकल बुनियाद है, उसके बाद ब्रांचेस आ जाती हैं, आपने जहाँ मर्जी जाना। ऐसे ही है। तो अगर क्लासिकल नहीं सीखा होगा तो फिर बंदा कुछ भी नहीं गा सकता। हाँ, बिल्कुल। क्लासिकल होगा तो वो गज़ल गाएं, पॉप गाएं, जो मर्जी गाएं। ट्रू। तो मेरा बेसिक जो मुझे पसंदीदा मेरा शौक है वो गज़ल का है। वो गज़ल है। तो वो आपने अपनी पर्सनालिटी को देखकर कहा कि मैंने गज़ल की तरफ जाना है, या आपका जो कह लें कि आवाज़ की सॉफ्टनेस और उसका जो टोन है वो लो टोन है, उस वजह से आपने कहा? बड़ी अच्छी आपने बात पूछी है। ये जो भी गाने वाले आर्टिस्ट होते हैं इनको चाहिए कि अपना पहचानना चाहिए। अच्छा। कि वो क्या गा सकते हैं। अच्छा। अगर वो कव्वाली गा सकते हैं लेकिन वो गज़ल गा रहे हैं तो वो नहीं, मज़ा नहीं आएगा। हाँ। जब वो गज़ल गाने वाले कव्वाली गाएंगे फिर भी मज़ा नहीं आएगा। तो आर्टिस्ट को सबसे पहले अपना पहचानना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस ये मुझे खुदा की तरफ से एक सेंस थी कि मैं गज़ल गा सकता हूँ। और फिर मेरे स्पिरिचुअल उस्ताद जो हैं, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, मैंने उनको बहुत सुना। ओके। तो इसलिए भी मेरे रास्ता जो मैंने गज़ल का मेरे लिए यही दुरुस्त रास्ता है। चलें, दैट्स गुड कि आपने खुद को पहले पहचाना और फिर बड़ा ज़रूरी है ये पहचानना, जो सिमत है उसको दुरुस्त किया। तो अलीशा आगे क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? मैं अब खान साहब का नाम लिया है, मेरे उस्ताद जी हैं, रूहानी उस्ताद हैं मेहदी साहब, तो उनकी मैं गज़ल आपको सुनाता हूँ। जी ज़रूर। निरे गा मा दा नि ने दा नि दा पा पा मा रे ग रे नि दा नि रे सा पा मा दा नि दा पा सा नि दा पा मा गा पा रे नि धा नि रे सा।
रंजिशे सही, रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। तो अलीशा, आज का जो न्यू टैलेंट है, मतलब आप जैसे यंगस्टर्स हैं जो इस साइड पर आ रहे हैं मौसीकी की दुनिया में, तो उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? वो किस तरह इधर आके अपना कह लें कि मकाम बना सकते हैं, जगह बना सकते बिल्कुल हैं? सही। तो सबसे पहली टिप तो यही है, टिप तो ये है कि आप कोई उस्ताद ढूंढें। ठीक है। उस्ताद के बगैर ये काम नहीं है। ठीक। आजकल तो यूट्यूब उस्ताद है। हाँ, तो सही। यूट्यूब अगर ऐसे उस्ताद हो तो सारे ही सिंगर होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, और क्वालिटी वाले क्वालिटी सिंगर वाले, हो ना, फिर हाँ। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा गाना, ठीक तो है। सबसे पहले उस्ताद अपना अच्छा ढूंढें। ओके। उस्ताद तो अच्छा ही होता है जो भी हो। जी। तो आपकी जो है सिलेक्शन उस्ताद की, ये भी बड़ी मैटर करती है। कुछ उस्ताद होते हैं जो सिखाते नहीं हैं, जी। कुछ उस्ताद होते हैं जो सिखाते हैं। तो आप कोशिश करें अच्छा उस्ताद ढूंढे जो आपको सिखाए और आप भी सीखने वाले हो। हाँ, बिल्कुल। दोनों तरफ से होगा, सीखने वाला भी नियत से सीखे और सिखाने वाला भी नियत से सिखाए, फिर ये काम इसमें बरकत पड़ जाती है। और दूसरा, जैसे आपने पहले बात की थी कि पहले अपने आप को पहचाने, ठीक है, कि आपका जॉनरा कौन सा और आप किस में अच्छे तरीके से गा सकते हैं, फिर ही आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आप उसमें एक्सेल करते हैं। तो अलीशा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अलीशा हमारे साथ मौजूद थी और सलमान याकूबी हमारे साथ मौजूद थे। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।